शुभ अपराह्न। आइए कार्यक्रम का प्रारंभ इस महामारी के दौर में सबसे उपयुक्त प्रार्थना से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगल कामनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। जाहिर है कि हम सभी स्वस्थ हैं, इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज समाजशास्त्र विभाग, नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ और एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ का समाजशास्त्र विभाग संयुक्त रूप से आपके समक्ष एक नए अनूठे विषय को लेकर इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं हमारे गुरु, यहाँ पर उपस्थित अधिकांश लोगों के प्रिय शिक्षक प्रोफेसर राजेश मिश्रा सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व हम आपसे दो बातें शेयर करना चाहेंगे। पहला, इस संगोष्ठी का विषय या शीर्षक जिसको लेकर सभी श्रोतागण बहुत उत्साहित दिखे। सभी ने इस नए विषय को सुनने की उत्कंठा जताई और हमें प्रेरित करने वाली प्रतिक्रियाएं दी। दूसरा, हम ये बताना चाहेंगे कि इस विषय का जन्म कब हुआ। सर के मन में तो विगत 4-5 सालों से, जैसा कि आप सुबह ही बातचीत के दौरान सर ने बताया कि ये टॉपिक चल रहा था और वो इस पर अध्ययन कर रहे थे। विगत 24 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने एक संगोष्ठी का आयोजन महिला संबंधी मुद्दों पर किया था। वहीं पर सर ने प्रसंगवश यह चर्चा की थी कि समाज शास्त्र के विकास में भी महिलाओं के योगदान की उपेक्षा की गई है और उन्होंने इस पर काफी अध्ययन किया है। बस फिर क्या था, वहीं पर अगली संगोष्ठी के लिए यह विषय तय हो गया। यह विचार जो लगभग आज से 8 महीने पूर्व जन्मा था, आज मूर्त रूप में हम आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। वैसे तो सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम परंपरा का निर्वाह करते हुए सर के औपचारिक स्वागत एवं परिचय के लिए अपनी अग्रजा, गुरु भगिनी या गुरु बहन, जो शब्द अधिक उपयुक्त हो, एवं नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता कुमार जी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए सुनीता जी। थैंक यू डॉक्टर सत्या। नमस्कार सर, नमस्कार सभी उपस्थित जितने भी हमारे साथी हैं, ऑल द फैकल्टीज, जो भी हमारे अगर स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको भी वेलकम करती हूँ। सर को वेलकम करते हुए मैं सर का इंट्रोडक्शन एक जैसा कि इतना सर का ह्यूज वो है सर का बायोडेटा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग सभी काफी दिनों से सर को सुन रहे हैं, इधर लेक्चर्स बहुत अच्छे हेरिटेज हमारी है उसको हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं और हम सभी इतने नॉलेज गेन कर पा रहे हैं सर के लेक्चर्स से। तो मैं इंट्रोडक्शन में बस यही कहना चाहूँगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। सर को हम सभी स्टूडेंट्स रहे हैं, चाहे मैं हूँ यहाँ पे, डॉक्टर सत्या हैं, कीर्ति जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, काफी लोग हैं जो सभी हम सभी सर के स्टूडेंट्स भी हैं और एक तरीके से लाइव बुक्स और जैसा भी कहा जाता है। तो सर का ये जो लेक्चर हो रहा है, मैं एपी सेन कॉलेज और अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर सत्या, अपर्णा और सभी को, डॉक्टर अंशु, कीर्ति जी हैं यहाँ पे, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। जो टॉपिक यहाँ पे लिया गया है, द नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल थिंकर्स ड्यूरिंग द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये टॉपिक वाकई में बहुत बहुत हम सभी के मन में कहीं कहीं रहा है और सर जो कि इतने अच्छे ओरेटर हैं और मुझे मालूम है कि जब बैकग्राउंड में जाएंगे सर तो हम लोग को बहुत ऐसी चीज जो बहुत हम लोग सभी को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है इसमें। मैं बिल्कुल बहुत उत्साहित हूँ, बहुत इंथुजियास्टिक हूँ सर के उसके लेक्चर के लिए। तो यहाँ पे जितने भी, चाहे वो राजस्थान से हों, मध्य प्रदेश से हों, छत्तीसगढ़ से हों, सीतापुर से हैं मैडम या इंदौर से हैं, सभी का मैं वेलकम भी करती हूँ और हम सभी बहुत उत्साहित हैं सर के लेक्चर को सुनने के लिए। सर हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर रहे हैं आज भी हैं
और हम सभी सर को सुनते रहेंगे, सुनते रहना चाहेंगे, हर नई चीज पे सुनते रहना चाहेंगे। और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया जब हम ये सुन रहे हैं। तो और मैं इसमें और क्या एडअप करूं सर? आपके आदेशानुसार जी सर। सर मैं इतना ही ये बहुत कम है, लेकिन आपके ह्यूमंगस प्रोफाइल के आगे कुछ भी नहीं है। बट सर वेलकम वंस अगेन, और हम सभी तैयार हैं आपको सुनने के लिए सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर। आप लोगों ने इस फोरम पर मुझे, थोड़ा सा फोरम बदला हुआ है लेकिन लोग वही हैं, इसलिए मैं उसको वही फोरम मान रहा हूँ। तो इस फोरम पर आपने मुझे एक फ्रीक्वेंट एक रेगुलर फीचर बना लिया है। जो ट्रेडिशनल समाजशास्त्र है, जो पारंपरिक समाजशास्त्र है या समाज विज्ञान है या विज्ञान है या और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, बौद्धिक परंपरा है, उस बौद्धिक परंपरा में से थोड़ा सा भिन्न विषय, एक बहुत ही ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट इस बात का बताते हुए कि मैं जब सोशियोलॉजी में आया तो मेरा इंटरेस्ट, जैसी मैंने टीचिंग शुरू की तो मुझे जो पढ़ाने के लिए दिया गया तो मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में हो गया। जो लोग मेरे समकालिक हैं वो शायद जानते हो, उनके दौर में रहा हो। एक हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट करके एक पहला पेपर होता था जो आजकल क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन कहलाता है। हालांकि मैं जहां पढ़ा था वहां तो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन ही नाम से था, वहां तो इसी नाम से था। लेकिन जहां मैं पढ़ाने पहुंचा वहां पर एक पारंपरिक किस्म का कोर्स, जो मुझे पता चला पिछले 40-50 सालों से इसी रूप में पढ़ाया जाता रहा था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 70s की, तो मतलब जब से हिंदुस्तान में सोशियोलॉजी पढ़ाई जा रही थी तब से ये विषय पढ़ाता था। उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट। इसके नाम पर एक किताब भी थी बड़ी मशहूर, शायद वहीं से लिया गया था। तो मेरा इंटरेस्ट जब मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया तो मेरा इंटरेस्ट इतिहास में जाने का हुआ, समाजशास्त्र के। और मैंने विभिन्न तरीकों से उसमें कोशिश की, लेकिन चूंकि जो पढ़ाना होता था वो बड़ा सीमित होता था, तो कभी कभी उसमें रुचि रही तो मैं उसमें कुछ ड्वेल करता रहा। 1982 में एग्जैक्टली यही दिन रहे 39 साल पहले, एक इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है जिसकी मेंबरशिप मैंने ली, और उसमें एक रिसर्च कमेटीज के नाम से हुआ करती थी पहले, तब भी और अब भी। अब हमारे सोशियोलॉजी के इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का जो फोरम है उसमें भी ऐसे ही हैं, पहले नहीं थी इसमें। तो मैं उसमें एक हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी करके एक आरसी ग्रुप था, RC 8 कहलाता था वो, उसका मेंबर बना। और जब उसका मेंबर बना तो मेरा जो सोशियोलॉजी की हिस्ट्री थी उसमें और इंटरेस्ट पैदा हुआ। और 1986 में पहली बार मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पढ़ा जो सोशियोलॉजी इसी आरसी में पढ़ा, इसी आरसी के एक पैनल में पढ़ा मैंने। तब से मेरे दिमाग में हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी के बहुत सारे सवाल पैदा होते रहे, और उन सवालों में से आगे चलकर मेरा इंटरेस्ट काफी पहले से, जब से मैं सोशियोलॉजी या उससे पहले से सबसे आया, तब से विमेन मूवमेंट में रहा है, औरतों के आंदोलन में रहा है, अध्ययन करने का, उसको विश्लेषित करने का। तो मेरे जहन में दिमाग आना शुरू हुआ कि हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी में वुमेन का कोई रोल है या नहीं है। क्या ऐसी स्त्रियां रही हैं, ऐसी नारियां रही हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी के प्रारंभिक दौर में कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो या ना दिया हो। जैसे मैं इससे मेरा साबका हुआ, अब मैं अपने विषय पे आ रहा हूं, तभी मुझे लगा कि असल में, तो मुझे बहुत पहले से भी लगता रहा था ये,
पहले से का मतलब है, जब मैं यंग था तब लग रहा था, जब मैं सोशियोलॉजी में नहीं आया था तभी से लगता था ये जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, अंग्रेजी में कह रहा हूं मैं, आदम या आदमी का इतिहास, मैनकाइंड, आदमी के सभ्यता का इतिहास, ये जो इतिहास है, ये जो धारणाएं है, ये जो शब्द है, यही कुछ अभिव्यक्त करता है। ये शब्द ही आधे मनुष्यों को इतिहास और सभ्यता के इतिहास में उनकी क्या भूमिका रही है उसे अलग कर देता है, और ये मैनकाइंड का इतिहास बन जाता है। अंग्रेजी में इस शब्द है मैनकाइंड, जिसको आजकल मानव सभ्यता कहते हैं, लेकिन असली अनुवाद तो आदम सभ्यता का है। तो मुझे लगा कि ये आदम सभ्यता के इतिहास को पूरा करने के लिए इसको मानव सभ्यता का इतिहास बनाना चाहिए, और मानव सभ्यता का इतिहास बनाने के लिए इसमें वुमेन काइंड की हिस्ट्री, औरतों के सभ्यता का इतिहास इसमें जोड़ना पड़ेगा, और तभी यह मानव सभ्यता का इतिहास बनेगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, थीसिस के रूप में, स्थापना के रूप में। ये जो इतिहास है, कैसा भी इतिहास, ये आदम सभ्यता का इतिहास है, आदम का इतिहास है, ये ईव का इतिहास नहीं है, ये औरतों का इतिहास नहीं है, और इसलिए ये मानव सभ्यता का इतिहास नहीं है, मनुष्य की सभ्यता का इतिहास नहीं है, ह्यूमन काइंड का नहीं है। ह्यूमन काइंड के इतिहास के लिए ये जरूरी है कि स्त्री के इतिहास की बात की जाए। तो पहला ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्त्री के इतिहास पर रिफ्लेक्शंस पर अपने विचार जरूरी हैं अगर ह्यूमन काइंड के इतिहास को संपूर्णता में, बेहतर तरीके से, गहराई में और वास्तविकता में जानना है। फिलहाल मैं अपने विषय को सीमित कर रहा हूं, ये बहुत असीमित हो जाएगा विषय, तो मैं पूरी सभ्यता में नहीं जा रहा हूं, लेकिन केवल बौद्धिक इतिहास में जा रहा हूं। अगर आप बौद्धिक इतिहास की बात करें किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में, तो बौद्धिक इतिहास में हम कुछ नाम तो लेते हैं, वो नाम नारियों के हैं। जैसे भारत में भी अक्सर नारे के रूप नारी की चर्चा करते हैं, एक स्लोगन के रूप में। वो क्या स्लोगन है कि किसी दौर में हमारी नारियां भी मननशील थी, इंटेलेक्चुअल थी। नाम लेते हैं लोपमुद्रा का, नाम लेते हैं मैत्रेयी का, नाम लेते हैं गार्गी का। अगर मैं समय की दृष्टि से बात करूं, लोक मुद्रा मानी जाती है कि हमारी सभ्यता में सबसे पुरानी नारी विचारक के रूप में लोग कहते हैं, फिलोसोफर के रूप में कहते हैं। लगभग 1100 ईसा से पूर्व, लगभग। अब वो इस पे डिबेट है, मैं डिबेट में नहीं जा रहा। उसके बाद देते हैं मैत्रेयी का, वो लगभग 700 वर्ष पूर्व ईसा से, ईसा के बिफोर ईसा। और लेते हैं मैत्रेयी का, और केवल एक ही नारे को बार बार कहने के लिए कि हमारे दौर में नारियों का ये स्थान था, ऊंचा स्थान था, वगैरह वगैरह। मुझे पूरा यकीन है कि अधिकतर लोग उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं जानते। मैत्रेयी का क्या कंट्रीब्यूशन है आत्म और ब्रह्म की डिबेट में, इसको भी लोग कम ही जानते होंगे, वो कंटेंट क्या है। ऐसे ही गार्गी का क्या कंट्रीब्यूशन है संवाद के ट्रेडिशन में, डायलॉग के ट्रेडिशन में, तो बहुत कम लोग जानते हैं। लोग मतलब एक दो बात ही छोड़ दीजिए। तो खैर, तो मैं ये भारत, लेकिन केवल भारत में ही नहीं, मैं भारत से बाहर भी जाता हूं। अब जो इजिप्ट की सभ्यता है, वो सभ्यता काफी पुरानी मानी जाती है, और उसमें एक नाम है पिता,
मेरिट पिता, ये माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी फिजिशियन थी वो। आज का दौर मेडिकल को याद करने का दौर है, मेडिसिन को, तो उसको माना जाता है वो बहुत पुरानी थी। और अब उस अक्सर में ये भी डिबेट है कि वो थी या नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसको अस्तित्व में मानते हैं लोग बात। और वो ईसा से 2000 साल या 2500 साल पहले रही हो। तो यानी कि इतने पुराने दौर में भी इस नारी एक इंटेलेक्चुअल के ट्रेडिशन में, एक बौद्धिक ट्रेडिशन में मौजूद थी। हमारी सभ्यता में नहीं, और सभ्यताओं में की भी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक अंतराल में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है मेडिकल साइंस को बनाने में पिता का, वो भूल गए पिता का। और भी ट्रेडिशन में है, मैं पहले कुछ नाम लूंगा जो मुझे याद दिलाने हैं नाम। पाइथागोरस का नाम तो याद है लोगों को कि पाइथागोरस और उसकी थियरम, अंग्रेजी में थियरम कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। अगर बहुत से लोग हैं तो पाइथागोरस की प्रमेय के बारे में भी कुछ ध्यान आ जाएगा। लेकिन पाइथागोरस की संगनी पत्नी, कुछ लोग ये भी डिबेट है इतिहास में कि बेटी थी कि पत्नी, लेकिन मैं फिलहाल पत्नी कह रहा हूं इसको। पत्नी जिसका जो थियोना के नाम से थी, थियरम थियोना के नाम से, वो ये माना जाता है संसार की पहली मैथमेटिशियंस में से एक है। वो दिमाग में नहीं है। अब मैं ये ध्यान दीजिएगा, मैं सोशियोलॉजी पर आऊंगा इससे कि कैसे मैं इतिहास को याद कर रहा हूं, बौद्धिक इतिहास को, और उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में समाजशास्त्र के इतिहास को मैं प्लेस करना चाहता हूं। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो थियोनो का नाम बहुत कम लिया जाता है, ना जानते हैं। आजकल वेस्ट के लोग भी भूल गए हैं। केवल वही नहीं है, बल्कि इसी इजिप्ट की सभ्यता में हिपेशिया करके एक, या हाइपेशिया भी कहते हैं उसको, वो एक लेडी थी, एक विचारक थी, एक फिलोसोफर थी, उसको भी लोग भूल गए। तो ये तो प्राचीन दौर का इतिहास रहा। ये मैं सभी सभ्यताओं के बारे में बात कर सकता हूं। ये रोमन ग्रीक कालीन सभ्यताओं के बारे में, उससे पुरानी इजिप्शियन सभ्यताओं के बारे में, या चाइनीज सभ्यताओं के बारे में, या हिंदुस्तान की सभ्यता के बारे में। मैं फिलहाल, मेरा इस समय फोकस वो नहीं है कि इन लोगों के क्या कंट्रीब्यूशन थे और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को कैसे शेप किया और कैसे नई डायमेंशन दी। ये मेरा इस समय का वो नहीं है एजेंडा। मेरा एजेंडा कुछ और है। लेकिन उस पर आने से पहले मैं आपके समक्ष इस कॉन्टेक्स्ट को जानबूझ के रखना चाहता हूं कि ये कितना गंभीर किस्म का सवाल है कि इतिहास को, बौद्धिक इतिहास को रीराइट करने का सवाल है। और मैं इस बात के लिए आपको श्रेय देना चाहता हूं कि आप ऐसे विषय पर सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ। खैर, अब मैं आता हूं मिडिल एजेस में। जो मिडिल एजेस, जो रेनेसां की एज है, जो एज ऑफ रीजन है, जो तर्क की एज है, वहां पर भी इस किस्म की नारियां फिलोसोफर, साइंटिस्ट, साइंसदान, सोशल साइंसदान ये हुई थी, लेकिन हम उनको याद नहीं करते हैं। मैंने जानबूझ के डार्क एजेस भूल गया हूं, वो 1000 साल का वक्फा भूल गया हूं जो ज्यादातर समाजों में रहा, सभ्यताओं में रहा, जिसको यूरोप में डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है, अंधा युग या काला युग के नाम से जाना जाता है, उसे मैं भूल गया हूं। तो मैं आता हूं कि जब से डार्क एजेस का खत्म हुआ और एक पुनर्जागरण का एक दौर शुरू हुआ, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री दोबारा से एक नई फेज में आई, उस बौद्धिक इतिहास में एक बड़ी मशहूर स्त्री हुई जो जर्मन ओरिजिन की थी, जर्मनी की थी। उसका नाम था हिल्डेगार्ड, हिल्डेगार्ड ऑफ बेंजिन कहते हैं, बेंजिन कहते हैं। वो जो हिल्डेगार्ड थी, उसने एक किताब लिखी, फिजिका। किताब का नाम था फिजिका। नाम थोड़ा सा भ्रम है, लेकिन वो एक रियल में मेडिकल ट्रिटाइज थी, हिल्डेगार्ड। मैं जानबूझ के ये बात कर रहा हूं, ये बात है 12वीं शताब्दी की। उसका जन्म 1098 में हुआ था। लेकिन उस दौर में ये दौर गुजरा था जो महामारियों का भी दौर था, युद्धों का भी दौर था, है ना।
हम भी उससे गुजर रहे हैं। तो जो फिजिशियंस थे, जो मेडिकल साइंस, मेडिकल कुछ काम करते थे, उनका बड़ा एक रेलेवेंस उसके बारे में सोचने का विचार का युग था। तो उस दौर में ये जो हिल्डेगार्ड थी, ये हिल्डेगार्ड इस बात पे विचार किया और बड़ी मशहूर ट्रीटाइज किताब लिखी फिजिका, जो उस दौर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक बनी, जिसके आधार पर लोगों ने इलाजों का एक परंपरा पूरी शुरू हुई। इसी दौर में विश्वविद्यालय भी खुल रहे थे, पहले विश्वविद्यालय, यूरोप की बात कर रहा हूं मैं। इन विश्वविद्यालयों में भी अल्टीमेटली मेन का डोमिनेंस था। हिल्डेगार्ड जैसी महिलाओं का होने के बावजूद उन्हीं का डोमिनेंस था। तो विश्वविद्यालयों में तो इनको कोई पोजीशन नहीं मिली, लेकिन प्राइवेट जिंदगी में इस किस्म की हिल्डेगार्ड बहुत सारी होती रही, जो तमाम विषयों पर विचार करती रही। थोड़ा दौर बदला, थोड़ा फिर एनलाइटनमेंट का दौर आया। उस एनलाइटनमेंट के दौर में मैं एक दो इंडिविजुअल विचारक ले सकता हूं, मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूं, लेकिन वो नाम गिनाना मेरा वो नहीं है। मैं कॉन्टिन्यूटी में चीजों को रखना चाहता हूं। चूंकि ये दौर एज ऑफ रीजन का था, साइंस का था, एनलाइटनमेंट का था, तर्क का दौर था, तो इस दौर में भी कुछ महत्वपूर्ण नारी फिलोसोफर और विचारक हुई, लेकिन उनकी रुचि थी साइंस में। हमें साइंस में न्यूटन तो याद है, न्यूटन तो सब जानते हैं, लेकिन न्यूटन के ही जरा पहले के दौर में उसी देश की रहने वाली एक मार्गरेट कैवेंडिश करके एक महिला थी। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, साइंटिस्ट भी नहीं जानते उसके बारे में। मैं जब साइंटिस्ट से मिलता हूं तो वो भी नहीं जानते। कैवेंडिश का नाम से आपको याद रहे तो मैं बता दूं, कैवेंडिश जो नाम है वो फिजिकल साइंस का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट भी कैवेंडिश कहलाता है, या कैवेंडिश लैब कहलाती है। हालांकि ये कैवेंडिश लैब का नाम मार्गरेट कैवेंडिश पर नहीं हुआ था, ये बाद में आगे चलकर हेनरी कैवेंडिश एक था जिसके नाम पर ये कैवेंडिश लेबोरेटरी का नाम पड़ा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मार्गरेट थी, इस मार्गरेट में 1668 ईयर याद कीजिएगा, 1668 में इस कैवेंडिश ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था ग्राउंड्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। उस दौर में साइंस को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, साइंस की जगह नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। ग्राउंड्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी जो 2 वॉल्यूम में लिखी और 6 किताबें लिखी इसने। ये न्यूटन के प्रिंसिपिका जो न्यूटन ने किताब लिखी थी, उससे 15 साल पहले लिखी, 15 साल पहले, और काफी पढ़ी भी गई मार्गरेट कैवेंडिश की किताब। लेकिन हमें प्रिंसिपिया तो याद है न्यूटन की, लेकिन उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसने क्या बात की, पहली बार मेटेरियलिस्ट फिलॉसफी की बात की, वो हमें याद नहीं है। तो मैं केवल इनसे बता रहा हूं कि औरतों का इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, लेकिन उसको साइडलाइन कर दिया गया। यह भी बताता चलूं, ये मार्गरेट कैवेंडिश पहली बार रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड की मेंबर भी थी भाई, कोई स्त्री मेंबर पहली बार बनी थी। तो ये पहली बार 1667 में पहली बार मेंबर बनी। खैर, तो इतने कंट्रीब्यूशन थे, इसमें फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन भी थे। अब इसने एक और बड़ी महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजिकल किताब लिखी थी जो सोशल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बनी, लेकिन वो हमें याद नहीं है, जिस किताब का नाम था ऑब्जर्वेशंस अपॉन एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। यानी कि ऑब्जर्वेशंस कैसे की जाएं एक्सपेरिमेंटल या नेचुरल फिलॉसफी में, जब भी आप साइंटिफिक स्टडी करें, तो उस पर भी एक किताब लिखी थी इसने। तो ये अजीब सा था कि स्त्रियों के साथ ये होता भी है। एक पोएट भी थी, एक पेंटर भी थी, एक चित्रकार भी थी, और साथ ही साथ नेचुरल फिलॉसफी में लिखती भी थी। और कभी भी यूनिवर्सिटी में नेचुरल फिलॉसफी पढ़ने का मौका नहीं मिला था, इधर ध्यान दीजिए। इसी प्रकार एक पहली प्रोफेसर बनी एनाटॉमी की, ब्लोनिया यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है वर्ल्ड की। मैं अभी हिंदुस्तान को इसमें दिमाग में कंसीडर नहीं कर रहा हूं। उस यूनिवर्सिटी में पहली प्रोफेसर बनी एनाटॉमी की, उसका नाम था लौरा बासी। उसने बड़े महत्वपूर्ण काम किए,
लेकिन ये 1732 में आते आते बनी। उसके क्या कंट्रीब्यूशन है एनाटॉमी में, ये कोट नहीं किया जाता है, इवन एनाटॉमी की स्टडी में कोट नहीं किया जाता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये पूरा एक इतिहास था जो इसमें मेडिवल एजेस भी थी, जिसमें एनलाइटनमेंट का दौर भी था, जिसमें एंशिएंट टाइम्स भी थे। औरतों का कंट्रीब्यूशन रहा है फिलोसोफर के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, साइंस फिलोसफी के रूप में, लेकिन उसको ना तो याद किया जाता है, ना उनके कंट्रीब्यूशन पर कोई ऐसा प्रमुख काम है कि उस ट्रेडिशन ने कैसे ट्रेडिशन को बढ़ाया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री जो है वो केवल मैनकाइंड की हिस्ट्री है, वो आदम के बौद्धिकता का इतिहास है, वो औरतों के बौद्धिकता का इतिहास उसमें शामिल नहीं है। इसलिए उसको ह्यूमन काइंड की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री कहना मुनासिब नहीं है। यही बात मैं सोशियोलॉजी के बारे में कहना चाहता हूं कि समाजशास्त्र का जो भी इतिहास है वो इतिहास भी इसी किस्म का है। और इस बारे में मैं डिटेल में उन स्त्री विचारकों के बारे में बात करूंगा जिन स्त्री विचारकों ने ये कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहले आइए कोंत के दौर की बात करते हैं। आप सभी सोशियोलॉजी पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं कि सोशियोलॉजी की प्रारंभ हम लोग मानते हैं अगस्त कोंत से हुआ था। हालांकि इमाइल डुर्कहाइम ने एक किताब लिखी द फोर रनर्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के प्रारंभिक धावक कह लीजिए, अगर मैं जरा ऐसा अनुवाद करूं जो मुनासिब नहीं है, जो कौन से पहले थे उसमें रूसो को भी इंक्लूड किया है, मोंटेस्क्यू को भी इंक्लूड किया है। और मैं जानबूझ के बता रहा हूं, मोंटेस्क्यू को इंक्लूड किया है, रूसो को इंक्लूड किया है, लेकिन मैरी स्टोनक्राफ्ट को इंक्लूड नहीं किया है। और मैरी स्टोनक्राफ्ट के बारे में आप लोग जानते, वोलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसने विंडिकेशन ऑफ वुमेन्स राइट के बारे में बात की थी, जो पहली फेमिनिस्ट विचारक मानी जाती है। और वो रूसो की क्रिटिक भी कर रही थी, वो अपने दौर में रूसो की क्रिटिक कर रही थी, अपने अपने वो नॉवेल्स लिखा करती थी, कहानी की किताबें लिखा करती थी, और वो एसेज लिखा करती थी, और ट्रेवलॉग्स लिखा करती थी, यात्रा व्रत लिखा करती थी। आपको मालूम हो 1792 में उसका ये विंडिकेशन जो किताब बड़ी मशहूर है ये प्रकाशित हुई। और इससे पहली बार ये कहा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन केवल मर्दों का रेवोल्यूशन, मर्दों के लिए क्रांति नहीं थी, मर्दों की आजादी का सवाल नहीं था, केवल उन्होंने मर्दों की बात की थी, पुरुषों की बात की थी। उसने पहली बार ये सवाल उठाया कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह भी सवाल इंपॉर्टेंट हो गया है कि औरतों की आजादी भी चाहिए, औरतों के भी अधिकार चाहिए। ये पहली बार 1792 में। यह माना जाता है कि जो आप लोग नारीवादी लोग हैं, वहां से पहली बार नारी के बारे में विचार शुरू हुआ कि केवल ये रिपब्लिक जो है पुरुषों का रिपब्लिक नहीं है, इसको नारी रेवोल्यूशन। मैं अभी इस बात पे आऊंगा कि कैसे उसने एक मेथोडोलॉजिकल फिलोसॉफिकल दिशा दी समाजशास्त्रीय चिंतन को मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट में, कि उस चिंतन में, उस विषय वस्तु में औरतों के सवाल भी महत्वपूर्ण है, औरतों को भी, औरतों के मुद्दों को भी लाना चाहिए। ये बात उसने कही थी, लेकिन बाकी सोशियोलॉजी ने फॉलो नहीं की, और इसीलिए सोशियोलॉजी का इतिहास अधूरा है। तो आइए, मैं कोंत की बात कर रहा था। जब कोंत के समकालिक एक बड़ी मशहूर इंग्लिश स्त्री विचारक हुई, 1802 में उसकी पैदाइश थी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कोंत 1798 में शायद, है ना, कुछ 4-5 साल उससे छोटी थी, कुछ साल छोटी थी। और कोंत के बाद वो, मतलब कोंत के दौर की समकालिक थी, उसका नाम था हैरियट मार्टिन्यू। और ये हैरियट मार्टिन्यू जो थी, ये हैरियट मार्टिन्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, और उसकी सोशियोलॉजी क्या थी ये बताऊंगा मैं आपको।
और मुझे ये कहने में दो राय नहीं है, मैं उन विचारकों से, उन एनालिस्ट से एग्री करता हूं। कुछ लोग, कुछ स्त्रियां इस बारे में विचार कर रही हैं और अपनी बात कह रही हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं कि वो फाउंडिंग मदर ऑफ सोशियोलॉजी थी। ये पैराडॉक्स है, हम फाउंडिंग फादर की तो बात करते हैं सोशियोलॉजी के, लेकिन फाउंडिंग मदर ऑफ सोशियोलॉजी की बात नहीं करते। तो शी वॉज ए फाउंडिंग मदर ऑफ सोशियोलॉजी। वाई आई से सो और वाई अदर पीपुल से सो, इस बारे में बात करते हैं। 1802 में जन्म हुआ, लेकिन लिखने का इतना उसको शौक और फ्लुएंसी थी कि वो 18 साल की हुई थी तभी उसने कुछ मशहूर लेख लिखे, कुछ एक आध किताबें लिखी, और वो उसका स्टाइल जो था वो बड़ा मिक्स स्टाइल था लिखने का। उसने जो भी किताबें लिखी, कॉलम्स लिखे, करीब 1500 कॉलम्स लिखे अपने छोटे से लाइफ स्पेन में। करीब 74 इयर्स जी वो, 1876 में डेथ हो गई उसकी, और 1802 में जन्मी वो। और उसने 70 से अधिक किताबें लिख दी, 70 से अधिक। और वो अपने दौर की ऐसी वैसी लेखक नहीं थी, पॉपुलर लेखक थी। उसकी किताबें बिका करती थी, हाथ के हाथ 10-10 हजार कॉपी बिक जाती थी, कॉपीज बिक जाती थी उसकी। और उसका प्रोफेशन ही लेखन था। हैरियट मार्टिन्यू इंग्लैंड के रहने वाले थे, और कई भाई बहन थे उसके, 8 या 6। और जब पहले इकोनॉमिकली ठीक ठाक स्थिति में थे, लेकिन इकोनॉमिकली जब डाउन हो गए तो वो और उसकी मदर की आजीविका केवल लेखन पे निर्भर की, फिर बात पूरी जिंदगी तो लेखन से ही कमाती थी। खैर, तो मैं एक बता रहा हूं, जब 1820 का दौर है जिसमें उसका एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ। अब जरा आगे बढ़े उसकी बात को। अब 1820 का वो दौर है जब अभी कोंत केवल एक असिस्टेंट था सेंट साइमन का, सेंट सीमो करके जिनको आप जानते हैं, उसका असिस्टेंट था, और कोई ऐसा कोई गंभीर काम किया नहीं था उसने। जब तक, अब ध्यान दीजिएगा, 1838-39 में जब कोंत ने सोशियोलॉजी शब्द रचा, और 1841 के आसपास उसकी पहली वॉल्यूम प्रकाशित हुई पॉजिटिव फिलॉसफी की। मैं जानबूझ के वर्ष दे रहा हूं क्योंकि मैं इतिहास का काम कर रहा हूं। उससे पहले हैरियट मार्टिन्यू ने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिख दी थी। उन किताबों के नाम सुन लीजिए जरा। उन किताबों के नाम में एक किताब थी हाउ टू ऑब्जर्व मोरल्स एंड मैनर्स। अभी मैं इस पर आऊंगा उसने क्या लिखा। हाउ टू ऑब्जर्व मोरल्स एंड मैनर्स, ये किताब 1837 में प्रकाशित हो चुकी थी। 1838 में सोशियोलॉजी शब्द आ रहा था। ये किताब और जो कोंत के लेक्चर्स थे वो उसके बाद प्रसिद्ध हो रहे थे, और उसके 3-4 साल बाद किताब आती है पॉजिटिव फिलॉसफी, वो भी फ्रेंच में। और ये भी आपको मजेदार लगेगा कि इस पॉजिटिव फिलॉसफी का अनुवाद, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में फ्रेंच किताब का इसी हैरियट ने किया था। और जब ये ट्रांसलेशन प्रकाशित हुआ तो बड़ा मजेदार है, क्योंकि वो लेखिका थी, उसकी लैंग्वेज पे पकड़ थी, शब्दों पे पकड़ थी। उसने जो अनुवाद किया किताब का, पॉजिटिव फिलॉसफी के वॉल्यूम्स का, वो जब वापस कोंत ने पढ़ा, कोंत तक पहुंचा, तो कोंत ने उसका एक रिवाइज्ड एडिशन लिखा अपनी किताब का, और उस किताब उसमें वो जो कुछ बदलाव कर दिए थे हैरियट ने, उनको इंक्लूड किया, और उसका एक प्रशंसक बन बैठा कोंत खुद। अब ये इतिहास को कुरेदना पड़ता है, इतिहास को ये जानने के लिए, यही मैं कहना, मेरा सारा एम्फसिस इस बात पर है कि ये जानने के लिए कि किन लोगों का, किन कम्युनिटीज का क्या रोल रहा है। मैं इसमें चुनिंदा ले रहा हूं, अब थोड़ा सा मैं भटक रहा हूं विषय से, लेकिन बता दूं आपको कि मैं एक तो हैरियट की बात करूंगा, एक मैं एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट की बात करूंगा, लेडी सोशियोलॉजिस्ट की,
जो काली थी, ब्लैक थी, लोग भूल रहे हैं, जूलिया कूपर, उसकी बात करूंगा आने वाले समय में। और एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट की बात करूंगा जो वेबर की पत्नी थी। उनके कंट्रीब्यूशन को हम नहीं याद करते, इनको बाकी याद रखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कि हैरियट मार्टिनो का जो योगदान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कोंत को जानती थी, उसने कोंत को पढ़ा और फिर कोंत का अनुवाद किया, राइट। और उस अनुवाद भी ऐसा किया कि कोंत को लगा कि ये अनुवाद बेटर है मेरे उस किताब से, और उसने दोबारा से जो एडिशन प्रकाशित किया उस अनुवाद को के आधार पर किया। दैट इज इंपॉर्टेंट। खैर आइए पहले बात करूं तो मैं जो इतिहास की बात कर रहा था 1837 के दौर में, फिर 1838 में एक और मशहूर किताब लिखी उसने जिसको सोसाइटी इन अमेरिका कहा गया। सोसाइटी इन अमेरिका, मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट की बात करूंगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं उसके 3 कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं हैरियट के। एक उसका मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है, एक उसका थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन है, एक सब्सटेंटिव कंट्रीब्यूशन है। इन तीनों में अगर मैं भेद करूं और हिंदी में कहूं तो एक पद्धति जन है, पद्धति संबंधी है। उसका पद्धति में क्या योगदान था सोशियोलॉजी की, और उसका क्या योगदान था, सैद्धांतिक योगदान क्या था उसका, और तीसरा उसका एम्पिरिकल अनुभवात्मक समाज की वास्तविकता का क्या उसका योगदान था, उसके जानने में, उसके एनालिसिस में। तो ये 3 बातें करूंगा। अभी थोड़ा टाइम लूंगा 15 मिनट, फिर मैं बाकी बातें कल कर लूंगा। पहली बात आई है मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया उसकी ये 2 किताबों की चर्चा भी कर रहा हूं मैं, और भी किताबें लिखी, 70 किताबें हैं, लेकिन मैं 2 किताबों की चर्चा कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। एक किताब उसकी थी जो मैंने आपको बताया, अमेरिकी समाज का अध्ययन, अमेरिका का समाज। और पहली किताब जो उससे पहले किताब लिखी थी उसने, हाउ टू ऑब्जर्व मोरल्स एंड मैनर्स। अब इसमें उसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि उसने कहा कि जो मोरल्स एंड मैनर्स हैं, बल्कि मैं यहां से बात कहूं कि उसने कहा कि समाज का अध्ययन करने के लिए हमें किस पर फोकस करना चाहिए, हमारी अध्ययन की विषय वस्तु क्या हो, यानी कि सोशियोलॉजी के अध्ययन की विषय वस्तु क्या हो। तब तक नाम नहीं आया था सोशियोलॉजी, तो अध्ययन की विषय वस्तु क्या हो ये बात। तो उसने कहा कि अध्ययन की विषय वस्तु सोशल लाइफ होनी चाहिए, सामाजिक जिंदगी। अब ध्यान दीजिएगा, कोंत तब तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया था कि वास्तविकता में अध्ययन हम किस बात का करें। मैं अभी भी आपसे अगर सवाल पूछूं कि कोंत ने क्या किया, कि क्या विषय वस्तु हो समाज की, तो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सामने आएंगी बातें, अनमूर्त तरीके से। और यही नारी विचारकों का बड़ा योगदान होता है कि वो समाज को मूर्त रूप में जानती हैं, वास्तविकता में जानती हैं, और वो बड़े आराम से उस वास्तविकता को शब्द दे सकती हैं, उसको उसको उस, उसको उसको उसका विवरण दे सकती हैं। यही काम उसने किया। उसने कहा समाज क्या है, सोशल लाइफ है। अब याद हो आपको, फिनोमिनोलॉजी ने बहुत बाद में कहा कि एवरीडे सोशल लाइफ हमारा अध्ययन की विषय वस्तु है। उसने बिना एवरीडे सोशल लाइफ कहे हुए ये कह दिया कि सामाजिक जिंदगी का मतलब क्या है। तो उसने कहा घर में पुरुषों औरतों के बीच में संबंध, मैरिज के रिलेशनशिप्स, घर के बाहर पड़ोस में आपसी संबंध, ये सब वो बता रही है कि इंटरेक्शंस, लोगों की अंतरक्रियाएं। अब चूंकि अमेरिका गई तो अमेरिका के समाज में उसने कहा कि रेस में आपस में संबंध, कम्युनिकेशन के पैटर्न, मतलब कैसे आप संप्रेषण करते हैं उसके पैटर्न। कोई पॉलिटिकल अगर रिपब्लिक कह रहा है, क्यों अमेरिका ने उस समय अपने को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, अगर आपको मालूम हो 1776 की क्रांति के बाद, तो रिपब्लिक में लोगों की कॉमन जिंदगी, पब्लिक लाइफ क्या है, रिपब्लिक में पब्लिक क्या है, उनकी कॉमन जिंदगी में क्या घटित होता है। जब अमेरिका गई तो अमेरिका में उसने जेंडर और रेस डिफरेंसेस की बात की कि जेंडर और रेस में रिलेशनशिप क्या है, अंतर क्या है, इनइक्वालिटीज क्या है।
ये सब बातें कोंत तक नहीं आई थी, कोंत ने नहीं की थी। मैं इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बताना जा रहा हूं कि कोंत की दृष्टि नहीं हो पाई थी। तो नारी विचारकों की जो दृष्टि है या नारी के समाजशास्त्र की जो दृष्टि है, उसका प्रादुर्भाव हैरियट के काम से हो गया। और हमारे समाजशास्त्र ने आज तक उसको दरकिनार किया है, नेग्लेक्ट किया है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल उपेक्षा रखा है कि नारी विचारकों की उपेक्षा ही नहीं की, बल्कि उनके विचारों की उपेक्षा करते हुए समाज के कुछ तत्वों की उपेक्षा कर दी। और मुझे कहने में जरा सा फिर मैं एक प्रस्तावना दे रहा हूं कि समाजशास्त्र बिना इन लोगों के विचारों को शामिल किए हुए अधूरा है, पार्शियल है, आंशिक है। इसको शामिल करना ही पड़ेगा, तभी इसको पूरा बनाया जा सकता है। ये एक बात हो गई। तो मैंने कहा कि और मोरल्स और मैनर्स क्यों कहा? उसने कहा ये जो हमारा दिन प्रतिदिन का बिहेवियर है, ये जो सोशल लाइफ है, इसमें दो चीजें अभिव्यक्त होती हैं। एक हमारे मोरल्स, एक हमारी नैतिकताएं, यही अभिव्यक्त होती हैं। जब हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आप हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये सब क्या है? मैनर्स हैं हमारे। इन मैनर्स के पीछे कुछ है, मोरल्स हैं हमारे, उनके पीछे कुछ है। अब मैं डर्कहाइम से कंपेयर कर रहा हूं। उसने कहा ये मोरल्स और मैनर्स के पीछे, सोशल लाइफ के पीछे कॉमन माइंड है। कलेक्टिव कॉन्शियंस शब्द इस्तेमाल कीजिए जो 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 इमाम डर्कहाइम ने किया है। कलेक्टिव कॉन्शियंस, सामूहिक प्रतिनिधान जिसको आप कहते हैं। इसने शुरू में एक नॉर्मल टर्म इस्तेमाल किया, कॉमन माइंड, शेयर्ड माइंड। हमारा और आपके में जो शेयर्ड माइंड है वो है मोरल और मैनर्स, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो उसने ये एक बात जो मैंने अभी आपसे कही कि कॉमन माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियंस से कंपेयर कीजिए आप। और ये बात कब कर रही है? 1937 में। 1937 में एक और बात महत्व, उसने कहा इनको ऑब्जर्व कैसे किया जाए। पूरा ऑब्जर्व का पूरा डिटेल्ड है, वो किताब भी अवेलेबल है। वो किताब उस पर भी अवेलेबल है, जो उसकी जो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, उस पर भी अवेलेबल है। बड़ी मजेदार है, पढ़िएगा। तो उसने एक बात और कही हुई, उसका ये कहना है कि जो इनको जो ऑब्जर्व किया जाए वो ऐसे ऑब्जर्व किया जाए जैसे ये वस्तुएं हैं, थिंग। अब मैं डर्कहाइम को आपको याद दे रहा था, डर्कहाइम का एक नियम है, ऑब्जर्व सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। ये बात डर्कहाइम के उस लिखने से करीब 70 साल पहले, लगभग 70 साल या 70 भी नहीं तो 60 साल पहले, ये बात एक हैरियट नाम की समाज विचारक कह रही थी बात। और इस तरीके से उसने ये एक मेथोडोलॉजिकल जो कैसे ऑब्जर्व करें इस बात को बताया। यहां एक बात बतानी बड़ी लाजमी है कि हमारे जितने भी समाजशास्त्र के स्थापक रहे हैं, जितने भी, मार्क्स को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो जितने भी स्थापक रहे हैं वो आर्म्ड चेयर रहे हैं। वो कुर्सी पर बैठ गए और विचार करते रहे। लेकिन इस महिला विचारक ने, इस नारी विचारक ने देशों का दौरा किया, समाजों में गई और वहां ऑब्जर्व किया। जब इसने किताब लिख ली 37 में, उस किताब के पश्चात ही अमेरिका गई। उससे पहले ही गई थी, वहां ही एक किताब प्रकाशित हुई। जब इसकी किताब प्रकाशित हुई थी उसे 1 आध साल पहले चली गई थी, लेकिन वहां लिख चुकी थी, किताब प्रकाशन को गई हुई थी। और वहां ऑब्जर्व किया सब, और फिर ऑब्जर्व करके सोसाइटी इन अमेरिका लिख दी उसने। केवल सोसाइटी इन अमेरिका नहीं लिखी, असल में कुछ लोग ये भी मानते हैं ये पहली इकोनॉमिस्ट भी कही जा सकती है। ये फाउंडिंग मदर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कही जा सकती है। मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं कह रहा हूं। वही मुझे याद आ गया, एडम स्मिथ जो था
वो एक आपको मालूम है, वो जब काम करता था वो इकोनॉमिक्स शब्द का इजाद नहीं होती, इकोनॉमिक्स नहीं कहलाती थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाती थी। तो इसने एक सीरीज ऑफ किताबें लिखी हैं, 2-3 हैं, इलस्ट्रेशंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से। मार्गरेट हैरियट ने इलस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को मिलाकर उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहना पसंद करती थी। और इसीलिए कभी कभी, चूंकि इंग्लैंड की रहने वाली थी और एडम स्मिथ भी स्कॉटिश था, मतलब यूके का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ब्रिटेन का ही रहने वाला था, तो इसको कभी कभी द डॉटर ऑफ एडम स्मिथ भी कहा गया है। अब एक खास बात जानने की है, इसने जो इलस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो किताबें लिखी, उन किताबों में ये थोड़ी सी किताबें उपदेशात्मक हैं, थोड़ी सी उपदेशात्मक है ना, थोड़ी सी, मतलब इकोनॉमी ऐसी है तो इसमें क्या करना चाहिए था, ये भी निहित है। लेकिन इन किताबों में एक खास बात है कि ये नरेशंस है, नैरेटिव स्टाइल है, नरेशन। और ये बड़ी ध्यान देने की बात है, मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें कहना चाह रहा हूं कि इसकी मेथोडोलॉजी में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करके जब किसी बात को कहो तो कथा के अंदाज में कहो। ये किताब कथाओं जैसी लगती है। सोसाइटी अमेरिका पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कथा जैसी कोई चल रही हो, कहानी चल रही हो जैसी, है ना, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है। तो नरेशन जो है वो एक खास किस्म का नरेशन है। मैं इसे मेथोडोलॉजी क्यों कह रहा हूं? ये मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि ये मेरी हाइपोथेसिस है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ एग्री करें कुछ ना करें, कि जब नारियां किसी चीज को डिस्क्राइब करती हैं, विवरण पेश करती हैं, तो विवरण में एक कहानी का एक शैली, एक खूबी अपने आप चली आती है, अपने आप चली आती है। वो विवरण देने का जो है उसमें एक अतीत, एक वर्तमान अपने आप ऐसा ही मिश्रित होता है जैसे एक कथा चल रही हो, एक नरेशन चल रहा हो। इसमें मेरा यह मानना है कि स्त्रियां एक स्वभावगत पारंगतता होती है। ये पारंगतता हो सकता है उनकी मेमोरी की वजह से भी हो, याददाश्त की वजह से भी हो, या इसमें कोई और बायोलॉजी छुपी हो या बायोसाइकोलॉजी छुपी हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उसकी मेथोडोलॉजी में ये एक स्टाइल था, तो उसने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो इसमें लिखी। यहां बताना प्रासंगिक होगा कि वो मिडिल ईस्ट भी आई, और मिडिल ईस्ट में आके उसने मिडिल ईस्ट का के बारे में जो किताबें लिखी, 2-3 किताबें लिखी, उन किताबों में एक शायद 2 किताबों में या एक किताब में, जहां तक मुझे, सारी किताबें मिलती नहीं है, कुछ किताबें मिल जाती हैं, तो एक किताब में मैं उसका हवाला देख रहा था, उस किताब में हरेम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का एक दौर है, अभी भी एक जो शेख वगैरह लोग रहते हैं उनका हरम होता है, जिसको हरम लोग कहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका विवरण है। और उसमें अब ध्यान दीजिएगा, उसमें जो एक वायलेंस है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहना मुनासिब ही होगा, उस वायलेंस का न केवल चित्रण है बल्कि उसके में बहुत सारे तत्वों का उद्घाटन है। डिटेली में आप पढ़िए या फिर कभी, लेकिन मेरा केवल बताने का आशय यह है कि हैरियट अपने आप में एक नई मेथोडोलॉजी की रचना करती है, जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, जो सोशियोलॉजी का प्रिंसिपल बनता है। अगर आप कौन की मेथोडोलॉजी की बात करें तो उसमें ऑब्जर्वेशन है, कंपैरिजन है, ये दोनों चीजें यहां पर हैं। दोनों चीजें जब जो मिडिल ईस्ट की डोमेस्टिक लाइफ है, जो इंग्लैंड की डोमेस्टिक लाइफ है और जो अमेरिका की डोमेस्टिक लाइफ है, सबका कंपैरिजन है, राइट? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ऐसे दृष्टि की, ऐसे एनालिसिस की एक उपेक्षा हुई, ये तो मेथोडोलॉजी की बात होगी, मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन हो गया। अगर मैं कहूं तो मुझे इस कहने में कोई
शक नहीं है कि शी वॉज डेवलपिंग, शी वॉज मतलब वो विकसित कर रही थी a method of what later was called positivism or scientific method of analysis of society. समाज के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति क्या हो, इसको वो डेवलप कर रही थी। और ये जानबूझ के मैंने 30s की किताबें ली हैं उसकी, क्योंकि जो मेथोडोलॉजी बाद में कोंत ने डेवलप की वो लेटर मेथोडोलॉजी थी। तो ये एक तो मेथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक दूसरा कंट्रीब्यूशन जिसको मैं थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन कहता हूं, वो थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन ये है उसका कि हालांकि उसने किसी कोंत की तरह कोई ऐसी थियरी तो प्रपोज नहीं की कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज कर दे, वो ऐसी थियरी तो नहीं प्रपोज की उसने, तो इस किस्म का थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन तो नहीं दिया उसने। लेकिन इस बारे में उसने बड़ी स्पष्ट कहा कि सोशल लाइफ के जो विभिन्न तत्व हैं, जिन तत्वों में उसने डोमेस्टिक लाइफ को भी रखा, इसने पब्लिक लाइफ को भी रखा जिसको पॉलिटिकल आप कह सकते हैं, उसने इकोनॉमिक लाइफ को भी रखा जो इकोनॉमी जिसको आप कहते हैं, और उसने कम्युनिकेशन की लाइफ को भी रखा। इन सब लाइफ्स को रख के, इन जीवनियों को रख, इस किस्म के जीवन को एक साथ रख के ये कोशिश की कि क्या आपस में इनके कोई लिंकेजेस हैं, कोई संबंध है। जैसे अमेरिका के ऊपर जब किताब लिखती है तो ये कहती है कि जो अमेरिका का रिपब्लिक है और जो पब्लिक लाइफ है और जो बाकी इकोनॉमिक सोशल लाइफ है, उसमें उस पब्लिक लाइफ का डिटर्मिनेशन है। कैसे है डिटर्मिनेशन? वो कहता है कि रिपब्लिक में रेशियल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन निहित है। जैसे औरतों को वोटिंग राइट नहीं है, कालों को वोटिंग राइट नहीं है। जब रिपब्लिक की नेचर डिस्क्रिमिनेटरी है तो नॉर्मल सोशल इकोनॉमिक लाइफ में ये डिस्क्रिमिनेशन अभिव्यक्त करेगा। यानी कि उसके थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रिपब्लिक इंपॉर्टेंट है। यही बात वो मिडिल ईस्ट के संदर्भ में कहती हैं। मिडिल ईस्ट के संदर्भ में कहते हैं कि वहां की पॉलिटिकल जो लाइफ है वो एक सुल्तान, एक किंगडम, एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, और वो ऑटोक्रेसी डोमेस्टिक लाइफ में परकुलेट कर जाती है। तो ये थ्योरेटिकल एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें वो थ्योरेटिकल ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट होते हैं इस किस्म की। दूसरी एक महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ये कहा उसने कि थ्योरेटिकली एक उसका पॉइंट ये थोड़ा सा, अगर आप नॉर्मेटिव सवाल है, इक्वलिटी पर बल था उसका। उसने औरतों के एजुकेशन और औरतों का डिस्क्रिमिनेशन इनमें रिश्ता देखा। आपको मालूम ही हो कि उस दौर में औरतों को न तो वोटिंग राइट थे, इंग्लैंड में भी नहीं थे, और न ही उनके एजुकेशन पर बल था। एजुकेशन उनको देने पर एक पाबंदी जैसी थी, एजुकेशन नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से होती थी। तो उसने कहा कि ये जो इनइक्वालिटी है, इनग्रेन रेशियल इनइक्वालिटी और जेंडर इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी को किस तरीके से बदले, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और बदलने के लिए उसका बल इस बात पे था कि अप्रोच रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए। मार्क्स के भी विचारों से उसको पता था कि मार्क्स के विचार उस दौर में है, तो उसने इनइक्वालिटी में मिलिटेंसी को रिजेक्ट किया। मिलिटेंसी नहीं चाहा, उसने कहा रिफॉर्मेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। मैं यहाँ ये बता सकता हूं कि उसी देश की रहने वाली मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जो एक आप मालूम है एक फेमिनिस्ट विचारक थी, उसके भी विचार इसी प्रकार के थे। तो मुझे कहने में कोई आशय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं ना कहीं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का असर उस पर पड़ा होगा। और क्योंकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भी एक ट्रेवल पर गई थी, जर्नी पे गई थी, और ट्रेवल
करते हुए उसने कई प्रकार के समाजों को कंपैरिजन किया था। स्कैंडिनेविया के कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ में। तो मुझे लगता है कि मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट का जो ट्रेडिशन था इंग्लैंड में, उस ट्रेडिशन को हैरियट ने आगे बढ़ाया और उस समय की एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पेश की। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसने केवल मेथोडोलॉजी और थ्योरेटिकली चीजों को नहीं रखा, बल्कि एम्पिरिकली खुद ही अध्ययन किए और तमाम प्रकार के किताबें विभिन्न पक्षों पे लिखी, हर पक्ष पे लिखी। तो इन शब्दों के साथ कि मेरा कहने का मकसद वही था जो मैंने जहां से बात शुरू की थी, कि जरूरी है कि अगर हमें समाजशास्त्र को के इतिहास को एक बार दोबारा से पढ़ने की जरूरत है और ऐसे इतिहास की संदर्भों को, ऐसे इतिहास के पॉइंट्स को दिमाग में रखने की जरूरत है जिनसे हम समाजशास्त्र के बारे में एक बेहतर तरीके का अंडरस्टैंडिंग रख सके। अभी भी मेरा मानना है ये पार्शियल अंडरस्टैंडिंग जो है, केवल हैरियट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे चलकर कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और सोशियोलॉजिस्ट के। यहां पर आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं और उससे मैं नेक्स्ट डे का बात शुरू करूंगा, कि अगर सोशियोलॉजी की हिस्ट्री को देखा जाए तो सोशियोलॉजी की हिस्ट्री में दो प्रकार के कंट्रीब्यूशन रहे हैं या दो प्रकार के लोगों के कंट्रीब्यूशन रहे हैं। एक वो लोग जो यूनिवर्सिटी ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं थे। कोंत ने कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया, कार्ल मार्क्स ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया, स्पेंसर ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया। ये लोग स्वतंत्र लेखक थे या विचारक थे। लेकिन आज भी हम सोशियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो इन्हीं से शुरू करते, राइट। तो सोशियोलॉजी में एक तरफ कंट्रीब्यूशन ऐसे लोगों का है जो इंडिपेंडेंट फ्रीलांस विचारक थे। मेरा यह कहना है कि हैरियट मार्टिन्यू एक ऐसी ही फ्रीलांस विचारक थी जिसने अपने तरीके से सोशियोलॉजी को एनरिच किया। कभी कार्ल मार्क्स ने सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, एक बार के अलावा। अगर हैरियट मार्टिन्यू ने अपने प्रारंभिक वर्क में सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो इस वजह से वो सोशियोलॉजी का पार्ट होने से रह नहीं सकती, और ना इसलिए कि वो कभी सोशियोलॉजी उसने पढ़ाई लिखाई नहीं, क्योंकि हम तो कुंत को भी याद कर रहे हैं, स्पेंसर को भी याद कर रहे हैं और मार्क्स को भी याद कर रहे हैं। आगे मैं ऐसे विचारकों की चर्चा करूंगा जिन्होंने या तो सोशियोलॉजी में पीएचडी की या सोशियोलॉजी में पढ़ाया लिखाया या सोशियोलॉजी से क्लोजली कनेक्टेड रहे। तो ये दो तरीके के मैं फेजेस में इस लेक्चर को कर। घंटा हो गया है, तो अगर आपके कोई सवालात हों तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा विश्लेषण था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कह सकते हैं कि सर ने बहुत गहन रूप से बौद्धिक जगत के पितृ सत्तावाद पर अपना व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। अब इस मंच पर आप सभी सुधीजनों से प्रश्न आमंत्रित हैं। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो कृपया पूछें आप सर से। सर अभी तो हम लोग इतने एनलाइटेंड हो गए हैं कि अभी समझ में नहीं आया प्रश्न क्या करें। ये तो नया एक जैसे चमत्कार जैसे सारा ज्ञान हमको अभी लग रहा है, तो अभी तो उसी के बारे में विचार करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा हम लोग को उत्साहित किया है और इस पर सच में पुनः विचार की आवश्यकता है कि आखिर इतिहास ये रहा है और हम किस ढंग से ले रहे हैं। तो प्रश्न तो नहीं है, पर वाकई बहुत अच्छा आपका प्रकाश था। थैंक यू सर। हेलो सर, may I ask a question? हाँ पूछो। Very good afternoon sir, once again. बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा लेक्चर था और मेरे ख्याल से हम अभी रिसर्च कर रहे हैं सारे, मैं तो फेमिनिस्ट बेस्ड ही काम ही कर रही हूँ, सारी थेरीज उस पर काम कर रही हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि हैरियट मार्टिन और ये वॉलस्टाइन क्राफ्ट ये जो रहे हैं इनडायरेक्टली सोशियोलॉजी में उन्होंने बहुत सारे टर्म्स पहले ऐसी रफली भी यूज कर लिया था। तो मैं सिर्फ इतना, मेरा प्रश्न ये है कि जर्नली जब हम रिसर्च या शोध का काम करते हैं तो हम रेफरेंसिंग देते हैं या साइट करते हैं,
तो मुझे ऐसा लगा कि जो अगस्त कौन थे या फिर जो भी हैं, इन्होंने इन लोगों को पढ़ा और इनके ही कॉन्सेप्ट या उनकी चीज़ों को इस्तेमाल किया, लेकिन रेफरेंसिंग या साइट कहीं नहीं किया गया उन्हें। तो ये एथिकली शायद यहाँ पे सोशियोलॉजी में ये गलत भी है, मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में ही है। तो सर या तो फिर ये कहा जा सकता है कि जितनी भी जो फीमेल थिंकर्स रही हैं, जो भी रहे, इन्हें पढ़ा तो गया लेकिन जानबूझ करके इन्हें कोट नहीं किया गया, इन्हें साइट नहीं किया गया। तो इस पे आप मतलब क्या विचार रखते हैं इस पे? सवाल अच्छा है, लेकिन इस पे मेरे दो ऑब्जर्वेशंस हैं। एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जिस दौर में ये लेखन हो रहा था, उस दौर में अलग अलग भाषा में लोग लिख पढ़ रहे थे और कम्युनिकेशन का लेवल इतना डेवलप नहीं था कि एक भाषा से दूसरी भाषा, एक भाषा में क्या लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, और दूसरी भाषा में क्या लिखा कहा जा रहा है, ये एक दूसरे तक पहुंच सके। तो इस किस्म का कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं था जैसा आजकल है। तो एक तो ये भी पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि जब हैरियट मार्टिन्यू काम कर रही थी, लिख रही थी, पढ़ रही थी, एक भाषा में कर रही थी, तो ये संभव है कि कोंत का इंटरेस्ट उस भाषा में उतना नहीं होगा क्या लिखा पढ़ा जा रहा है। हालांकि कोंत की बड़ी फ्रेंडशिप जेएस मिल से थी और ये दोनों, जेएस मिल और हैरियट मार्टिन्यू भी एक ही दौर के लोग थे। तो लेकिन एक तो ये बात है, ये जो बात समझी जानी चाहिए है। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण है और इसी पर मेरा सारा बल है कि आप उसको, मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, आप मेल डोमिनेंस कह लीजिए, पेट्रियार्की कह लीजिए, या मैं उसको एकांगी दृष्टि कहता हूं। जिस एकांगी दृष्टि में जो एक तरफा दृष्टि है, जिस दृष्टि में स्त्रियां क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं और क्या कर रही हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा सा निम्न दृष्टि से देखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ये एक खास बात है, जैसे आपने हैरियट के संदर्भ में बात कहूं या मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट के बारे में कहूं। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट क्या थी? पहले तो वो एक किस्म की डोमेस्टिक वर्कर थी, घरों में काम करने वाली थी, एक गवर्नेंस थी। बाद में जब उसका इंटरेस्ट देखा कि उसका लिखने पढ़ने में है, तो वो उसको कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया लिखने पढ़ने में और एक ट्रांसलेटर बना दिया एक किसी जर्नल में, पत्रिका में, और फिर वहां से पढ़ लिख कर उसने कभी कुछ लिख दिया। तो जो लिखा, अगर आपको मालूम है, थोड़े दिनों पहले तक स्त्रियां जो भी लिखती थी वो छद्म नाम से लिखती थी और पुरुषों जैसे नाम रखती थी। मैं तो यूरोप के इतिहास की बात करता हूं। यूरोप में बहुत दिनों तक ये रहा कि औरतें जो भी लिखती थी वो छद्म नाम से लिखती थी और पुरुषों के नाम इस्तेमाल करती थी। तो औरतों के लिखने पढ़ने को भी उतना बढ़िया अच्छा नहीं समझा जाता था, और जो लिख दिया औरतों ने अपने नाम से लिख दिया, उसको थोड़ा सा लोअर लेवल पर लिया जाता था। तो मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट भी एसेज कम लिखती थी, या तो यात्राव्रत लिखती थी या फिर उपन्यास लिखती थी, कहानियां लिखती थी। उन्हीं उसी दौर में जब एडम बर्ग के एक मशहूर व्यक्ति था, विचारक था, उसने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की एनालिसिस की और उसमें स्त्री पुरुष का भेद किया, तो उसके ऊपर उसने विंडिकेशन नाम से किताब लिख दी। वो किताब अचानक चर्चा में आ गई और चर्चा में आई तो वैल्यूड हो गई किताब। लेकिन वैल्यूड होने के बाद भी ये बात फिर भी कायम रही कि औरतों का जो एक, औरतों को देखा गया कि उनका तो घर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, घर देखभाल करो, वो इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, वो रैशनल नहीं है, तो इसलिए रैशनल एक्टिविटी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रैशनल एनालिसिस भी उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए नेग्लेक्ट किया गया। यही बात हैरियट मार्टिन्यू के साथ हुई। लेकिन हैरियट मार्टिन्यू ने जब कोंत को ट्रांसलेट किया तो जाहिर है उसकी चर्चा होनी थी। उसने अपनी किताबों में स्पेंसर को कोट किया, स्पेंसर को अटैक भी किया। हालांकि स्पेंसर उस समय यंग था, स्पेंसर उससे छोटा था, लेकिन उसने कुछ कुछ ऐसे लिखे थे, उसको अटैक भी किया उसने। असल में हैरियट मार्टिन्यू तो एक क्रिटिकल व्यू भी रखती थी। वो इस समाज का एक क्रिटिकल व्यू था कि इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए
और इक्वलिटी होने के लिए क्या होगा इस बारे में भी एक व्यू था। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा गया लोगों का, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसको समाज विज्ञान में कोई महत्व नहीं दिया। एक छोटा मोटा उपन्यासकर्ता, लेखक मानकर छोड़ दिया। ये बात तो हमारे इस जिंदगी में भी अक्सर, जब तक औरतें बहुत सीरियस काम न करें, जब तक एक गंभीर एनालिसिस न करें, तब तक उनको इस लेवल पे कंसीडर करना मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये एकांगी दृष्टिकोण है, मर्द वाला दृष्टिकोण है। जब तक संपूर्ण दृष्टिकोण नहीं बनेगा, और उसके लिए इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है ऐसी चीजों की कि स्त्रियों का बौद्धिक इतिहास में क्या योगदान है उसको सामने लाना पड़ेगा, उसकी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। क्या योगदान है, जैसे मैंने जानबूझ के हैरियट का ऐसा नहीं योगदान बताया, उसकी डिटेलिंग की कि मेथोडोलॉजी में क्या कह रही थी वो, या सब्सटेंटिव स्टडीज क्या कर रही थी, वो डिटेलिंग करना जरूरी है, तभी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। ये मेरा कहना है। मतलब आज की परिस्थिति में जितने भी हमारे नए स्कॉलर्स हैं उनको मतलब इस विषय पे सोचने की आवश्यकता है और उन प्रसंगों को सामने लाना होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। हमें बताई है वो वाकई हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, और ये हम जान करके ऐसा लग रहा है ये सब चीजें सबको जानना चाहिए। जी जी बिल्कुल, यही मेरा पर्पस था, इसीलिए मैं इतने दिनों से बल्क दे रहा था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जितनी महिलाएं शामिल है उससे ज्यादा यहाँ पे पुरुषों को शामिल होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे तो महिलाएं बखूबी वाकिफ है, उन्हें तो जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पुरुषों का ये एकांगी विचारधारा बदलने के लिए उन्हें सम्मिलित करना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। वैसे नेहा जी, ये जो सर ने जिस टॉपिक पे बात की है वो हम लोगों के लिए भी आज पहली बार था, हम लोग भी बहुत नहीं जानते। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो पहले हम लोगों के लिए उससे नोन होना जरूरी है, हम स्टूडेंट्स को टॉपिक के लिए मोटिवेट करें, तो हमारी जानकारी अपडेट होनी जरूरी है। सर अंशु मैं कुछ बोलना चाह रही थी। जी हाँ बोलिए। सर मैंने बीच में कभी एक आध साल पहले कुछ नारीवाद पर कहीं पढ़ रही थी, तो आज मैंने आपको बहुत अच्छे से नहीं सुना, तो हो सकता है आपने सबको बोला भी होगा। एक तो मैंने जो कुछ पॉइंट लिखे हुए थे कि 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स फूरिये ने पहली बार फेमिनिज्म का प्रयोग किया। अभी मैंने कहा चार्ल्स फूरिये। फूरियर, हाँ या वो मुझे मालूम है। हाँ अब नहीं, मुझे बहुत नहीं मालूम, मैं तो जो छोटा छोटा सा लिखी हुई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। और एक इसमें आया है क्रिस्टीन डी पिंसा, ये यूरोपीय नारीवाद के अग्रदूत इनको माना जाता है। क्या और नाम बोलिए? क्रिस्टीन डी पिसा, वो उच्चारण मेरा गलत हो सकता है क्योंकि ये मेरा हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 1405 में इनकी किताब आई थी, बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज। ये यूरोपियन नारीवाद पर है। और एक तो आप इन्होंने बताया, ये आपने शायद ये मैंने सुना था 1792 में ब्रिटेन में मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। हाँ ये तो मैंने बताया। हाँ ये मैंने सुना हुआ था आपका, तो मेरे को भी नहीं मालूम था कि मैंने कब कहाँ कैसे क्या लिखा हुआ था। छोटे छोटे से कोटेशन इसमें लिखे हुए हैं इस तरह का। तो ये सब सर इसमें आ सकता है? हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि जो चार्ल्स फूरियर का आपने जो जिक्र किया है वो तो एक फ्रेंच फिलोसोफर था। असल में देखिए थोड़ा सा मुझे आप अगर इस बात को समझना चाहें तो थोड़ा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी करूंगा। कि जिस दौर में कोंत, मार्क्स और ये हैरियट और स्पेंसर लोग थे, खासतौर से ये लोग थे, उस दौर में इंटेलेक्चुअली बड़ा ही हाला-चाला मचा हुआ था पूरे यूरोप में। दो कॉन्टेक्स्ट थे, एक था फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद समाज बदला था। तो इंडस्ट्रियल, अब यही बात मुझे अपने आप याद आ गई कि हैरियट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद जो समाज बदला है उसमें औरतों की, उसमें मिडिल क्लास की, उसमें बाकी लोगों की क्या पोजीशन है, इसको भी एनालिसिस किया। खैर, तो समाज बड़ी तेजी से बदल रहा था और इसकी वजह से
फिलोसफर्स नए नए विचारों के साथ आ रहे थे। उनमें एक 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 बड़ा इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, बौद्धिक परंपरा विकसित हो रही थी, जिसको सोशलिज्म कहा जाता है, समाजवाद। चार्ल्स फूरियर, सेंट सिमोन और एक ब्रिटिश था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन का जिक्र इसने भी किया है, क्या नाम है, हैरियट ने। रॉबर्ट ओवन इंग्लिश एक विचारक था। ये लोग एक ऐसा विचार डेवलप कर रहे थे कि बराबरी का विचार। और ये बराबरी का विचार इसलिए था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और इनइक्वालिटीज अपने विभिन्न रूपों में सामने आ रही थी। बल्कि ये जो मैं आपने फूरियर का नाम लिया है, रॉबर्ट ओवन मैं कह रहा हूं, एक सिस्मोंडी था, नाम याद आ रहे हैं मुझे, एक सेंट सिमोन था। इन लोगों ने तो एक ऐसा सोशलिज्म का समाज बनाने की कल्पना की, जिस कल्पना में ये कहा कि एक हम लोग मिलकर एक ऐसे गांव, ऐसे कम्युनिटी में चले जाएं और कम्यून बना लें जहां सब खेतों में काम करें या उद्योगों में काम करें, सब लोग काम करें, सब लोग जितना भी वहां पर कमाए पूरा समाज उसका खर्चा करे और सब बराबरी से रहें। और इसको एक्सपेरिमेंट किए भी गए। सिस्मोंडी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, फूरियर ने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि एक गांव को कम्यून के रूप में डेवलप करने की कोशिश की, एक इलाके को। तो इस दौर में इस किस्म के विचारक पैदा हो रहे थे। जब बराबरी का विचार आ रहा था तो औरतों और मर्दों की भी बराबरी का सवाल आ रहा था। तो मैरी वोllstonecraft या हैरियट जैसे विचारक अपने विश्लेषण में इन विचारों को शामिल कर रहे थे कि बराबरी का जो सवाल है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है, औरतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसी के कारण आगे चलकर वोटिंग राइट, एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको बराबर वोटिंग राइट मिले, इसकी स्ट्रगल भी शुरू हुई। हालांकि इसको आते आते इंग्लैंड में 1918 आ गया। 1918 में औरतों को वोटिंग राइट मिले, है ना, वो बात अलग है। संयुक्त राज्य में 1857 का रेफरेंस दिया हुआ है। नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1857 में पुरुषों और महिलाओं के समान वेतन को लेकर काम हुआ था। हाँ, वो तो अब तक समान वेतन अभी तक चलता रहा, 1960 में भी चलता रहा। हाँ, काम हो रहे थे, शुरुआत हुई थी। हाँ, शुरुआत हो रही थी। ये मेरा काम है। ये आपने सही फरमाया कि उस दौर में ऐसे विचारक पैदा हो रहे थे जो बराबरी की बात करते थे। हमारा पॉइंट ये है कि इस नारी विचारकों को पढ़ने के पीछे उस दौर के इस बात को एम्फसाइज करना, क्या उनके कंसर्न, क्या उनके फोकस, क्या उनके मेथोडोलॉजिकल पॉइंट्स कुछ अलग थे? अलग थे तो क्या थे? जैसे मैंने नरेशन का बात बताई, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि नैरेटिव स्टाइल था, कहानी कहने का स्टाइल था। आज का जो पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी विकसित हुई है सोशियोलॉजी में, उसमें नैरेटिव एक महत्वपूर्ण पढ़ाया भी जाता है आजकल कि नैरेटिव की मेथोडोलॉजी कैसे इस्तेमाल की जाए अध्ययनों में। पहले ये नहीं था समाजशास्त्र में, ये अभी आया है। लेकिन हमारे जैसे लोगों का मानना ये है कि पहले जो नारी चिंतक थे वो इस बात को कह ही रहे थे, उस बात को वो कर भी रहे थे। यही हैरियट कर रही थी, यही मेरा कहना है। अब मैं जो दूसरे विचारकों पे आऊंगा तो उनसे भी आपको बात सामने आएगी कि आपको लगेगा ये भी आंखें खोलने वाली काम है, जो आगे 2-3 विचारक का नाम लेने वाला है। बहुत एक दो मेरे को ध्यान भी नहीं कि कब 2 साल पहले करीब मैं नेट में कुछ सर्च कर रही थी महिलाओं से संबंधित, तो उस समय मैंने बहुत सारा पढ़ा हुआ था, उसमें से कुछ नोट किया था और फिर याद भी नहीं है। नहीं आया था कि कुछ लेखिकाएं समाजशास्त्र पे, मतलब जो समाज पे जो कुछ महिलाओं ने काम किया था, उन्होंने भेष बदल के पुरुषों के भेष में भी काम किया हुआ है, इस तरह का भी कुछ आया था। ठीक है, आप वो सही कह रहे हैं आप कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो लेखन भी होता था, औरतें लिखती थी, काफी अच्छा लिखती थी, लेकिन मर्दों के नाम से लिखती थी, छद्म नाम से लिखती थी। अब यूरोपियन महिलाओं, यूरोपीय समाजशास्त्र में महिलाओं के योगदान पर पड़ा हुआ था वो। अब लोग ऐतिहासिक अध्ययन कर रहे हैं, उससे बातें उद्घाटित आ रही हैं, सामने हो रही हैं। हाँ, वो मैंने कभी नेट पे ही पढ़ा था, मैं ध्यान भी नहीं मेरे को कब पढ़ा हुआ था। जी बिल्कुल सही बात है सर। न केवल हम लोग एक बार इतिहास का वस्तुपरक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि
मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ बहुत देर से कि अध्ययन के लिए एक नया आयाम भी दिया है, एक नया अध्याय खोला है आपने। आने वाले समय में हम और हमारे विद्यार्थी अवश्य ही इस पर कुछ कार्य करेंगे और आपसे मार्गदर्शन भी लेंगे समय समय पर। और मैं तो आपसे बहुत पहले से कहती आई हूँ सर कि आप इस पर कुछ लिखिए। वैसे तो इसका भी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास रहेगा। हम हर अपने नए बैच को ये हर साल ये वीडियो देंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे, जिससे समाज शास्त्र के विकास और इतिहास के प्रति उनके मन में एक नए तरह का वो परिचय पा सके अपने विषय के बारे में और एक नए तरह से सोचने का वो प्रयास कर सकें। जैसे आपने ये को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझे बिना तो समाजशास्त्र को समझा भी नहीं जा सकता है। अब जैसे मैं कहता हूँ बायोग्राफी इम्पोर्टेंट है, तो एक बात और बताऊं, जैसे क्योंकि बात अगस्त कोंत के प्रारंभिक समाजशास्त्र की चल रही है उसके ऊपर की, तो अगस्त कोंत वो सब लोग जानते होंगे। अगस्त कोंत की लाइफ में एक दौर में एक महिला आई, अब मैं महिला शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, महिला मतलब लेडी, लेडी इसलिए कि लैंडलॉर्ड की लेडी, लैंडलॉर्ड वाली लेडी थी। तो क्या नाम था, क्लॉथे डिवॉक्स, ये नाम था। डिवॉक्स या डिवॉक्स, हाँ। तो वो आई। अब आपस में असल में उस दौर में क्या था कि अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि पूरे यूरोप में, फ्रांस में खासतौर से और जगह सैलून हुआ करते थे। सैलून जिसको आप जानते हैं, ये सैलून वो जगह हुआ करती थी जहां ज्यादातर इनको लेडी यानी कि लैंडलॉर्ड, जो अच्छी इलीट लेडी थी, वो लोग अपने मेंशन या फ्रांस में, पेरिस में ऐसे बड़े बड़े घर पुराने है ना, बड़े मेंशन जैसे हैं, उन मेंशन में एक वेलकम रूम या लिविंग रूम तो बत गई है, वेलकम रूम होता है, रिसेप्शन रूम कहते हैं उसे, बड़ा सा होता है, अच्छा सा होता है। उस रिसेप्शन रूम में कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं, बौद्धिकों को। किन बौद्धिकों को, ये ध्यान देने वाली बात है। एक तो दरबार हुआ करता था राजा का, राजा के दरबार में जो दरबारी इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे जिनका नाम वगैरह था, वो वहां जाते थे। और जो ये सैलून की कुछ बड़ी जो इलीट महिलाएं होती थी, जो थोड़ा एक्सपोजर होता था, जिनको इंटेलेक्चुअल टाइप इंटरेस्ट होते थे, वो इनवाइट करती थी। उससे निचले लेवल के लोग, उसमें आर्टिस्ट होते थे, उसमें छोटे मोटे थिंकर्स होते थे, उसमें रिफॉर्मर्स होते थे, ये लोग आते थे। दिन का काम था, ये दिन में इकट्ठे होते थे और उनको सैलून में कॉफी या ये तमाम चीजें प्रस्तुत की जाती थी और वहां डिस्कशंस होते थे। अक्सर औरतें भी उसमें भाग लेती थी। ये एक इंटेलेक्चुअल ये था, ये एक स्फीयर डेवलप हो रहा था। तो ऐसे स्फीयर में जो काम हो रहे थे उनको उस दौर में नोटिस नहीं लिया गया। नोटिस किनको लिया गया? जो दरबार में थे, जो थोड़े बड़े थे, जो इंटेलेक्चुअल ज्यादा बड़े थे, उनका तो नोटिस दिया। ऐसे लोगों का नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन अब जब इतिहास को रिक्रिएट किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इतिहास को खोजा जा रहा है, तो इन लोगों के भी योगदान सामने आ रहे हैं, घर के सामने आ रहे हैं। हालांकि मैंने रेफरेंस दूसरा, डिवॉक्स जो थी वो इसी किस्म की महिला थी। कोंत को तो पता है कोंत का क्या था। कभी कभी तो एक बार तो उसका भी दिमागी दिक्कतें हो गई थी उसे, फिर उसको कहीं नौकरी नहीं मिली, तो कभी कभी बड़ी बुरी हालत में था वो। तो वो क्या करता था, यूनिवर्सिटीज में जाके या कॉलेजेस में जाके कहता था कि मेरे लेक्चर ऑर्गेनाइज कर दो, और लेक्चर दिया करता था। और अपने लेक्चर थिएटर के बाहर एक डिब्बा रख देते थे, जिस डिब्बे में लोग पैसा देते थे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, कोंत की ऐसी कोई वक़्त नहीं थी उस समय। हालांकि इंग्लैंड में उसके विचार फैल रहे थे अनुवाद होकर, और वहां उसकी वक़्त थी, लेकिन फ्रांस में कोई खास वक़्त नहीं थी उसकी। तो इस दौर में डिवॉक्स जैसी महिलाएं जब उसके संपर्क में आई तो उनको लगा कि इसमें कुछ चिंगारी है, और वो इंटरेक्शन पैदा हुआ। उसका प्रभाव, अब मेरा जो कहना है वो इंपॉर्टेंट सुनिएगा, उसका प्रभाव कोंत के अध्ययनों में पड़ा, कोंत के विश्लेषण पे पड़ा। थ्योरी चेंज हो गई थी। एक मैं जटिल बात कह रहा हूं जो मैं
हैरियट के बारे में भी कह सकता हूं और लोगों के बारे में कह सकता हूं, लेकिन जटिल बात है, मैं आसानी से कहूंगा उसको। किसी भी थिंकर का, किसी भी विचार का एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में स्टेजेस होती है। इन स्टेजेस को हम एक आधार पर बांट सकते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की जो मीमांसात्मक प्रभाव है, ज्ञान के जो विश्लेषणात्मक है, वो चीजें बदलती हैं। आज मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं कुछ और है, और जब मैं 80 में विश्लेषण कर रहा था कुछ और था, जब मैं 2000 में विश्लेषण कर रहा था कुछ और था। तो ये ज्ञान मीमांसात्मक विकास भी होता है इंटेलेक्चुअल। इस ज्ञान मीमांसा पर कभी कभी ऐसे संपर्क बहुत प्रभाव डालते हैं। डी वॉक्स का संपर्क ने कोंत के विचारों को प्रभाव डाला। मुझे कोंत डिस्कस नहीं करना है, मैं ये बता सकता हूं कब कोंत का जो पॉजिटिव क्वालिटी है कब ट्रांसफॉर्म बदलना शुरू हुई, नए विचार से आने शुरू हुए, और वो नए विचार कैसे डी वॉक्स से प्रभावित होकर बदले थे। तो स्त्रियों का जो प्रभाव है वो प्रभाव केवल यहां बौद्धिक प्रभाव सीमित नहीं है। डी वॉक्स खुद एक बौद्धिक महिला थी, लेकिन अगर उस बौद्धिकता के संपर्क में जब पुरुष भी आते हैं तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। दैट इज व्हाट आई एम, मतलब ये मैं फोकस करना चाहता हूं। तो अब ये जो महिलाएं अगर आपके विचारों में शामिल हो जाएंगी, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपके समाजशास्त्री विचारों में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, आपके पढ़ाने लिखाने में बहुत परिवर्तन हो सकता है। निश्चित होगा सर, वो ज्ञान की मीमांसा वाली बात है ना। कोई बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन किसी और का कुछ डिफरेंट? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर अंशु केडिया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर सर को औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करें। आइए डॉक्टर अंशु। थैंक यू सत्या, थैंक यू सत्या। सर को किस किस बात के लिए आभार दें तो बड़ा सोचनीय हो जाता है। बहुत सारे आधार बनते हैं जिसके लिए हम सर को आभार हमें देना चाहिए। पहली बात तो जैसे हम ये जो आज टॉपिक सर की ही इच्छा थी, सबसे पहले तो सर का इस विषय पे आभार कि सर ने उस महिलाओं के कंट्रीब्यूशन पे इस नज़रिए से हमारा ध्यान खींचा। इसके लिए भी आभार कि एक नए विमर्श की, जैसे कि सुचित्रा मैम ने भी बात की, नेहा ने भी बात की, कि एक नए विमर्श पे सर हम लोगों को लेके गए, जिसपे हम लोग कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं कि हाँ ये विमर्श भी है जिस पे हम लोगों को बात करनी चाहिए, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है उस नज़रिए से। एक सर के लिए और भी आभार कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, कितना भी हम बात कर लें सोसाइटी चेंज हो रही है, फिर भी उसके बाद भी मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। उसके बाद भी एक मेल होते हुए, एक जेंट्स होते हुए भी सर महिलाओं के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस नज़रिए से चीज़ें ढक जाती है महिलाओं के कंट्रीब्यूशन की, लेकिन फिर भी सर हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, नहीं हम लोग सोचें। सर तो पीछे से बैकबोन की तरह खड़े हैं हमारे पीछे, नहीं अब इस पर सोचना चाहिए। लेकिन और ये बात भी है कि हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स, जैसे सुचित्रा मैम ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक हमने ये प्लेटफॉर्म है कि हम आगे उस पर बात करें, उनको इस टॉपिक के लिए भी बात करें और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और सर को तो इसलिए भी कि सर को हम लोग जब भी एक्सपेक्ट करते हैं ये टॉपिक कठिन है या ये हमें समझना है, तो सर को याद कर लेते हैं, सर ये आपका टॉपिक, अब आप इस पर अध्ययन करिए, इसके बाद जब बताइए हम लोग सुनने के लिए तैयार। तो बेसिकली वो और इसके लिए हम लोग सर को पेंस देते हैं, सर आप ओरिजिनल बुक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन हम लोगों के पास एक रेडीमेड मटेरियल तैयार हो जाता है, हम लोग उससे अपने आप को बहुत कुछ गेन कर लेते हैं। ये सर का ये आज का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सर का हम लोगों के लिए बहुत सालों का कंट्रीब्यूशन है। जब जब हम लोग ने सर से पढ़ाई, तो बाई चांस आजकल हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आजकल का दौर है, लेकिन इससे पहले के दौर में भी सर ने हम लोग को हमेशा सेटिस्फाई किया। और सर की जो नॉलेज है, सर की जो पकड़ है विषय में, वो हम लोगों को हमेशा ही आकर्षित करती रही है कि सर को हम लोग बहुत बार बार सुने। और सर का बेसिकली जो कोरिलेट करते हैं, एनालिटिकल वे में चीज़ों को जोड़ते हैं, और उसको जो सर का प्रेजेंट करने का जो वे है, तरीका है, शब्दों पे पकड़, हर एक चीज़ अपने आप में एक अमूल्य हो जाती है हम लोगों के लिए, जो वास्तव में हम लोगों को भी प्रेरित करती है कि और अधिक से अधिक सुने। और बराबर सर लगातार हम लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और अभी तो शुरुआत है सर,
अभी हम लोग को बहुत आगे तक जाना, आपको बहुत सुनना है तो